नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक से इतनी बड़ी सफलता मिल जाए जो कभी उसने उम्मीद नहीं की थी, तो उसे ऐसे लगने लगता है कि अब तो अपुरुचि भगवान है। कुछ ऐसा नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि पहले यह एक साधारण से रैपर थे, उसके बाद ये काठमांडू के मेयर बनते हैं, उसके बाद नेपाल में जेठ जैन की क्रांति होती है और उस क्रांति में ये प्रमुख लीडर बनकर उभरते हैं। नेपाल में सरकार गिरा दी जाती है, उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं और ये झट से नेपाल के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब इसके बाद इनका ईगो और इनकी जो जिद है वो सातवें आसमान पर है, क्योंकि दोस्तों जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इनको एक बधाई संदेश भेजते हैं और साथ ही भारत आने का न्योता भी देते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही नेपाल का कोई प्रधानमंत्री बनता है उनकी सबसे पहले यात्रा भारत की होती है, क्योंकि हमारे और नेपाल के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी घनिष्ठ हैं। तो उस समय तो इन्होंने क्या किया था, भारत आने का न्योता स्वीकार कर लिया था। अब भारत आने का न्योता स्वीकार कर लिया था तो भारत और नेपाल में तैयारियां चल गई थी कि इनके आने की, इनकी यात्रा की तैयारियां चल गई थी। लेकिन अब अचानक से खबर आई है कि इन्होंने मना कर दिया है कि 1 साल तक किसी भी देश की यात्रा नहीं करेंगे। अब जिसके चक्कर में हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी नेपाल की यात्रा पर जाने वाले थे। अब इन्होंने क्या किया, विक्रम मिश्री जी से भी मिलने से मना कर दिया। इन्होंने कहा है कि मैं अपने समकक्ष से ही मिलूंगा। मतलब ये प्रधानमंत्री हैं तो हमारे मोदी जी अगर नेपाल की यात्रा पर जाते तो ये इनसे ही मिलते, बाकी उनसे मिलने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी जिद अब नेपाल को क्या करने वाली है, बहुत भारी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम बाकी देशों की बात करें, हमारे देश की लेते हैं तो समकक्षों की अगर हम बात करें तो हमारे एस जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री हैं। जब ये रूस की यात्रा पर जाते हैं तो राष्ट्रपति पुतिन इनसे मुलाकात करते हैं, जबकि वो तो रूस के राष्ट्रपति हैं, जबकि ये तो विदेश मंत्री हैं। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, क्योंकि उनको पता है कि मित्र देशों के साथ अच्छे और घनिष्ठ संबंध बनाकर रखे जाने चाहिए। जैसे हमारे NSA अजीत डोभाल साहब भी रूस की यात्रा पर जाते हैं तो राष्ट्रपति पुतिन सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मुलाकात करते हैं। तो ऐसा हमेशा किया जाता रहा है। लेकिन दोस्तों इनके जो वित्त मंत्री थे और साथ ही इनके जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने तो कहा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मित्र देश है भारत, उनसे मुलाकात कर लेनी चाहिए। लेकिन इनका ईगो तो सातवें आसमान पर है। अब दोस्तों इसमें और हम जाने कि जैसे अमेरिका के जो राजदूत हैं सर्जियो गोर, जो भारत में राजदूत के तौर पर उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, तो उन्होंने समय मांगा था मोदी जी से मुलाकात करने के लिए। अब वो तो राजदूत हैं, अब मोदी जी अगर उनसे मिलना चाहते तो मिल लेते, नहीं मिलना चाहते तो नहीं मिलते, लेकिन मोदी जी ने समय निकालकर उनसे मुलाकात की। तो ऐसा करना पड़ता है आपसी रिलेशन के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। अब जैसे दोस्तों बात करें हम कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे, तो उनको भी एस जयशंकर साहब से मुलाकात करनी चाहिए थी, क्योंकि विदेश मंत्री से मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से भी मुलाकात करना चाहता हूं। तो हमारे मोदी जी ने भी वांग यी से मुलाकात की, जो चाइना के विदेश मंत्री थे। अब मोदी जी भी कह सकते थे कि जैसे चाइना का अगर राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर हमारे देश में आएगा तो मैं शी जिनपिंग से ही मिलूंगा, मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगा, विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि आप क्या हो, हमारे समकक्ष नहीं हो। तो दोस्तों ऐसा इनका ईगो सातवें आसमान पर है। अब इस आदमी को ना तो सत्ता खोने का डर है और ना ही किसी विदेशी दबाव का डर है, क्योंकि यह किसी भी विदेशी जो राजदूत है उनसे इन्होंने मुलाकात पर्सनल करने से मना कर दिया है, किसी भी मंत्री से मिलने से मना कर दिया है। अब दोस्तों नेपाल की जनता इनसे काफी खुश है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे नए कीर्तिमान और नया बेंचमार्क स्थापित किया है, जिसकी वजह से नेपाल के लोगों को लग रहा है कि यह प्रधानमंत्री तो काफी ताकतवर प्रधानमंत्री है। क्योंकि दोस्तों हम देखें कि सर्जियो गोर जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, वो भी नेपाल की यात्रा करने वाले थे और इनसे मुलाकात करने वाले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनसे भी मुलाकात करने से मना कर दिया। अब वहां की जनता तो इतनी खुश हो गई कि इन्होंने अमेरिका को भी आंख दिखा दी, इन्होंने इंडिया को भी आंख दिखा दी, जिसकी वजह से इनको तो सर आंखों पर बिठा रखा है। अब दोस्तों हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो शीर्ष पर बैठे हुए नेता हैं, उनको तो यह लगता है कि अगर कोई भी हमारे देश की कितनी भी बेइज्जती कर ले, कोई भी मेरे खिलाफ कुछ भी बोल ले, लेकिन मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा, क्या पता मेरी सत्ता चली जाए, मुझे प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ जाए। तो ये तो हमारे देश की स्थिति है, जिसकी वजह से अब नेपाल के लोगों को लग रहा है कि यही वो व्यक्ति है जो नेपाल को क्या कर सकता है, नेपाल को स्वाभिमान के साथ जीना सिखा सकता है। अब दोस्तों लेकिन इसी के बाद इन्होंने क्या किया, भारत के खिलाफ बहुत बड़े फैसले लिए, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में काफी खटास देखने को मिल रही है। अब हम उसको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और इन्होंने 45 दिनों के भीतर ही ऐसा क्या किया, जिसकी वजह से हमारे और नेपाल के रिश्ते कभी इतने अच्छे हुआ करते थे, उनको इन्होंने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। उसको हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि सीमा पर कड़े नियम और पहचान पत्र की अनिवार्यता
इन्होंने कर दी है। इन्होंने कह दिया है कि जैसे भारत से नेपाल जाने के लिए या नेपाल से भारत आने के लिए कोई भी आईडी कार्ड या कुछ भी वीज़ा, पासपोर्ट कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ऐसा लगता था कि नेपाल तो हमारे देश का हिस्सा है, नेपाल को भी ऐसे लगता था कि जैसे हम भारत में ही हैं, उस तरीके से रिश्ता था। अब इन्होंने क्या किया, बालेंद्र सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पुख्ता पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है कि अगर आपके पास वैलिड पहचान पत्र है तभी आपको नेपाल में प्रवेश मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के नेपाल में चल दिया। दूसरा, इसके कारण बॉर्डर पर लंबी कतारें लग रही हैं, लंबी लाइन लग रही है, क्योंकि वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाना बहुत जरूरी है और बिना आईडी वाले लोगों को वापस भेजा जा रहा है। तो इन्होंने यह सख्ती कर दी है कि वैलिड डॉक्यूमेंट के अलावा अगर कोई भी आ रहा है तो उसको वापस भेज दिया जा रहा है। जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है वही नेपाल में जा पा रहा है। अब दोस्तों ये तो हो गई पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें तो भारतीय सामानों पर सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी इन्होंने लगा दी है। नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले दैनिक उपयोग के सामानों पर कड़ा सीमा शुल्क लागू कर दिया है। इससे समीपवर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों और व्यापारियों में भारी आक्रोश है, क्योंकि वे पहले भारत में से आसानी से सामान खरीद पाते थे। पहले तो क्या था, आसानी से सामान खरीद पाते थे। अब इन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दी है कि कोई भी भारत से सामान आएगा तो क्या होगा, सामान आएगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। 100 नेपाली रुपए से अधिक का कोई सामान आ रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, नेपाल के लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। अब जिसकी वजह से इनका काफ़ी विरोध भी किया गया था, क्योंकि जो हमारे देश के और नेपाल बॉर्डर के जो समीपवर्ती गाँव है या उस इलाके में रहने वाले लोग हैं वो तो डेली का सामान, रोजमर्रा की जिंदगी का सामान हमारे देश से ले जाते थे, जिसकी वजह से अब काफ़ी रोष इनके खिलाफ देखने को भी मिल रहा है व्यापारियों द्वारा। और साथ ही मनमाना शुल्क बंद करो, हमारा व्यापार हमारा अधिकार है, इस तरीके से इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। अब दोस्तों आगे हम समझते हैं। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, कूटनीतिक तनाव भी पैदा कर दिया है। कूटनीतिक तनाव की बात करें तो हम जैसे अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं सर्जियो गौर, वो यात्रा पर जाने वाले थे, उनसे मिलने से मना कर दिया है। जबकि अब विक्रम मिश्री जी हमारे विदेश सचिव यहाँ पर जाने वाले थे, इनसे मिलने वाले थे, तो इन्होंने मना कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी यात्रा कैंसिल हो गई है। क्योंकि जो पहले मोदी जी द्वारा जो न्योता दिया गया था वो औपचारिक रूप से दिया गया था भारत आने के लिए, इनको भारत बुलाने के लिए। अब बाद में ये जाना चाहते थे ताकि इनको अब क्या किया जाए, फेस टू फेस या फिर मुलाकात करके इनको न्योता दिया जाए, ताकि अब जैसे ये तो वही मामला होगा कि किसी को अगर हमें अपने प्रोग्राम में बुलाना है तो कॉल करके बोल दिया कि तुम आ जाना यार, एक घर जाके न्योता दे के आए कि तुमको आना ही पड़ेगा, तो वो फिर क्या होता है, मजबूत वो बन जाती है, संदेश बन जाता है कि अब तो जाना ही पड़ेगा, जिसके लिए ये जाने वाले थे और इनसे मुलाकात करने वाले थे। लेकिन ये भाई साहब तो सातवें आसमान पर बैठे हुए हैं, इन्होंने तो मुलाकात करने से साफ मना कर दिया। तो राजनीतिक तनाव और साथ ही क्या हो, कूटनीतिक तनाव भी देखने को मिल रहा है। दूसरा अभी क्या हुआ कि मानसरोवर यात्रा और लिपुलेख विवाद, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि लिपुलेख विवाद को लेकर नेपाल फिर से भारत और चाइना के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा रहा है। क्योंकि जैसे 2020 के बाद जब गलवान इंसिडेंट हुआ था और कोरोना हुआ था, उसकी वजह से भारत और चाइना के रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई थी, जिसकी वजह से भारत और लिपुलेख पास से जो भी व्यापार होता था वो बंद कर दिया गया था। अब पिछले साल उसको तो शुरू कर दिया गया, जब भी इन्होंने क्या किया था, लिपुलेख दर्रे के ऊपर विवाद दर्ज कराया था और यह समन भेजा था दोनों देशों को कि यह हमारे देश का हिस्सा है, नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन है। अब क्या किया है भारत और चीन ने मिलकर, अब क्या किया है, कैलाश मानसरोवर यात्रा को इसी लिपुलेख पास से स्टार्ट करने का फैसला किया है। अब जो भी यात्री जाना चाहेंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए वो लिपुलेख पास से जा सकेंगे। अब नेपाल का कहना है कि ये भी हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, जबकि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथोरा तो हमारे देश का हिस्सा है। तो ऐसा विवाद इन्होंने कहा है और दोनों ही देशों को आपत्ति दर्ज कराई है, जिसकी वजह से नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत द्वारा बनाए गए मार्ग और लिपुलेख दर्रे पर फिर से क्षेत्रीय दावे किए हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों में फिर से बॉर्डर को लेकर फिर से विवाद पैदा हो गया है, जिसे भारत ने अनुचित करार दिया है। नेपाल के इन बयानों से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अब दोस्तों लगातार इनकी जिद को देखते हुए अगर इनकी नज़र नेपाल पर पड़ गई तो नेपाल को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए क्या करना होगा, इनको भारत के साथ या फिर अमेरिका और भारत और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ संतुलन बनाकर रखना ही होगा। अगर ये अपनी जिद पर अड़े रहे तो इनको नुकसान हो सकता है, नेपाल को भी नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं, जैसे
नेपाल भारत के खिलाफ पूरी तरीके से हो रखा है। इस टाइम ट्रकों पर भारी जुर्माना लगा दिया है इन्होंने। नेपाल यातायात पुलिस ने भारतीय मालवाहक ट्रकों पर ओवरलोडिंग के नाम पर 10,000 नेपाली रुपये का भारी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। बालन शाह ने सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर ही भारत के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं। अब दोस्तों, जैसे नेपाल भारत से जो भी ट्रक जाते थे नेपाल में सामान लेकर, तो इन्होंने क्या कहा है, और ओवरलोड इन्होंने कहा कि आप ओवरलोड होकर नेपाल में आ रहे हो, जिसकी वजह से 10,000 नेपाली रुपये क्या करने लगे हैं, ये हर ट्रक पर चाहे कोई ओवरलोड हो या नहीं हो उस पर ये जुर्माना लगा रहे हैं कि तुम हमारे देश में आओगे तो 10,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार भारत विरोधी काम करते जा रहे हैं। दूसरा दोस्तों, नेपाल एयरलाइंस का मामला भी हमें देखने को मिला, और चीन का प्रभाव। कहा जाता है कि चीन के प्रभाव की वजह से क्या कर रहा है, बालन शाह भारत के खिलाफ ऐसे फैसले ले रहा है कि चीन का दबदबा काफ़ी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, जैसे पिछले सरकारों की अगर हम बात करें तो केपी शर्मा ओली के बारे में अगर हम बात करें तो चीन की जो राजदूती, उसके साथ मिलकर कहा जाता है कि चीन की राजदूती नेपाल सरकार को चला रही थी, केपी शर्मा ओली सरकार को चला रही थी। अगर ये भी ऐसा हो गया, इनके साथ भी ऐसा हो गया, तो क्या ये खुद को बचा पाएंगे, खुद की सत्ता को बचा पाएंगे? ऐसा इनके साथ हो भी सकता है, क्योंकि एक देश के प्रभाव में आने की वजह से इनके जो राष्ट्रीय हित हैं, नेपाल के राष्ट्रीय हित हैं, उनको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। जैसे दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ उनके ज़मीन है, तो उसे समुद्री रास्ता हम देते हैं, चाहे विशाखापट्टनम से हो, चाहे कोलकाता बंदरगाह से हो, तो उनको समुद्री रास्ता, सामान आने जाने के लिए उनको नेपाल को रास्ता हम देते हैं। तो हम नेपाल की काफ़ी सहायता करते हैं और हर समय नेपाल की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर चीन के प्रभाव में आकर ये ऐसा करने लगे तो नेपाल की जनता के लिए, साथ ही नेपाल के राष्ट्रीय हितों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और नेपाल के रिश्तों में आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।